नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 5। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं, कहना आसान है और मेरे से पल्ला झाड़ना भी इतना आसान नहीं। लेकिन तुम मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम क्यों किसी के फट्टे में टांग अड़ाते हो? क्योंकि इस काम की मुझे फीस मिलती है। फीस कमाने के और भी कई ज़्यादा आसान तरीके हैं। पता नहीं क्या बात है, आजकल मैं जिससे भी मिलता हूँ वही मुझे फीस कमाने के आसान तरीके सुझाने लगता है। तो सुझाव पर अमल क्यों नहीं करते हो? एकाएक उसके स्वर में से शहद टपकने लगा। पैसा काटता है तुम्हें? नहीं, काटता तो नहीं, लेकिन। तो फिर वो मेरे करीब आई और मेरे से सटती हुई बोली, अच्छे बच्चे की तरह कहना मानो। क्या कहना मानो? छोड़ो पीछा इस फिजूल से केस का। मैं खामोश रहा। मैं तुम्हें फीस कमाने का आसान तरीका नहीं सुझाऊंगी। वो मेरे से गले में बाहें डालती हुई मादक स्वर में बोली, मैं तुम्हें ऐसी फीस देकर यहाँ से भेजूंगी जैसी तुम्हें जिंदगी में न कभी पहले मिली होगी और न कभी आइंदा मिलेगी। अब बोलो, तुम्हें मेरी पेशकश कबूल है? मेरी आंखों के सामने निशा भटनागर का मासूम मायूस चेहरा घूम आया। मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल, दैट्स लाइक अ गुड बॉय नहीं है। वो छिटक कर मेरे से अलग हुई। मिस्टर कोहली, वो बोली, यू आर इम्पॉसिबल एंड ऑल्सो स्टूपिड। सिर्फ इस बार, मैं गंभीरता से बोला, सिर्फ इस बार कोई भी प्रलोभन मुझे अपने मिशन से नहीं हटा सकता। तुम भूल रहे हो कि जो अंजाम आशा भटनागर का हुआ वो तुम्हारा भी हो सकता है। नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मेरा इशारा किसी और तरफ था। तुम्हारा वो इशारा इस बात की तस्दीक करता है कि आशा का कत्ल हुआ था। समझदार आदमी हो, तुम समझती हो कि जैसे आशा को खत्म किया गया वैसे मुझे भी खत्म किया जा सकता है। इसमें समझने की क्या बात है? तुम क्या आसमान से उतरे हो? तुम क्या गोली को रास्ते में लपक लोगे? जो शख्स एक कत्ल कर सकता है वो क्या दूसरा नहीं कर सकता? 2 कत्ल करने से क्या कोई 2 बार फांसी पर लटकाया जा सकता है? तुम तो यूं कह रही हो जैसे तुम्हें कातिल की जानकारी है। मुझे बहुत बातों की जानकारी है। कैसे है? किससे है? ज़रूर नशे में मयंक ने खुद सब कुछ बक दिया होगा। हो सकता है। नशा है ही ऐसी वाहियात चीज़। फिर वो तो इसके हवाले बहुत ही गया बीता हो जाता है। दुनिया में इतना गया बीता मर्द कोई नहीं होता जिसे कोई खूबसूरत औरत और भी गया बीता ना बना सकती हो। मैं वैसी नहीं हूँ। कैसी नहीं हूँ? खूबसूरत नहीं हो या औरत नहीं हो? औरत नहीं हूँ, वो आंखें निकालती बोली। महज एक सवाल पूछा है मैंने। सवाल पूछा है तुम्हारे ख्याल से? ये, उसने मोरनी की तरह छाती फुलाई। मुझे मच्छरों ने काटा है। मेरी हंसी छूट गई। अब छोड़ो वो बातें। अभी तुम कोई अकल से ताल्लुक़ रखता फैसला करने की स्थिति में नहीं हो। घर जाकर ठंडे दिमाग से फिर विचार कर लेना। दिवाली मेरे साथ गुजारने का मन बन जाए तो शाम तक मुझे खबर कर देना। ऐसा मन बन गया तो क्या होगा? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम होगे, मैं होंगी, दिवाली होगी और कोई नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ कहीं भी चलने को तैयार हो जाऊंगी। वो इठला कर बोली, तुम मेरी बात रखोगे तो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं रखूंगी? मेरे पास शाम तक का वक्त है। हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा और फिर फ़ोन करूंगा। करना, नंबर मेरे नाम से डायरेक्टरी में है। अब जाओ। मैं तुम्हारे पीछे प्रार्थना करूंगी कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। जाता हूँ, लेकिन भेजने से पहले सिर्फ एक बात बता दो। सिर्फ एक बात बता दो ताकि मेरा सस्पेंस दूर हो। क्या बता दूँ? ये कि मयंक कहाँ है? नहीं, वो नहीं। उसका तो जो जवाब तुमने देना था दे चुकी हो। तो और क्या बात? मुझे कैसे जानती हो? जानती क्या हूँ? उसके होठों पर एक विद्रूपपूर्ण मुस्कुराहट आई। मैं तो पहले एक बार तुमसे मिल भी चुकी हूँ। अच्छा, कब? कहाँ? छतरपुर ओबराय फार्म्स में हुई एक पार्टी में। याद आया? नहीं, कब की बात है? 6-7 महीने पहले की, होली के आसपास की। मेज़बान कमला ओबराय की याद है या उसे भी भूल गए? नहीं, उसे तो नहीं भूला हूँ। कमला ओबराय मेरे एक भूतपूर्व क्लाइंट की बेवा थी। नौजवान थी, निहायत खूबसूरत थी और बहुत उम्दा तरीके से मर्द का शुक्रगुजार होना जानती थी। अपने पति अमरजीत ओबराय के कत्ल के बाद मातम का दौर खत्म होते ही उसने जैसे सारी दिल्ली दोस्त बनाने का अभियान छेड़ दिया था।
कभी छतरपुर स्थित ओबराय फार्म्स में तो कभी गोल्फ लिंक्स में स्थित कोठी पर आए दिन पार्टियां होने लगी थी, जिनमें लोगों का हुजूम 100 से ऊपर तक पहुंच जाना मामूली बात थी। छतरपुर वाले फार्म में तो लोगों के समाने लायक बहुत जगह होती थी, लेकिन कोठी की पार्टी में तो ये नौबत आ जाती थी कि मेहमान भीतर मेन हॉल से ओवरफ्लो करके कॉरिडोर में, सीढ़ियों में, फ्रंट यार्ड में पनाह पाते थे। वो सैलाब अभी और आगे बढ़ता था तो हाथों में विस्की के ग्लास थामे गली की नुक्कड़ तक पहुंच जाते थे। आपकी जानकारी के लिए, आपकी खादिम को उस मैजेस्टिक औरत की पार्टियों में ही नहीं, उसके पहलू में भी जगह हासिल थी। बहरहाल वो किस्सा फिर कभी। खुद कमला ओबराय ने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस कराया था। वो बोली, याद नहीं? मैं खेतपूर्ण स्वर में बोला, कतई याद नहीं। मर्दों का यही तो रोना है, सुर की सोहबत पर जोर हो तो सुंदरी की सूद नहीं रहती। अब बिल्कुल महंगी साबित करके मत दिखाओ मुझे। इतना सूद खोने वाला तो मैं नहीं, तब कोई और ही वजह रही होगी जो कि मैं तुम्हारी जैसी शानदार लड़की से मिलकर भी भूल गया। देर आयत दुरुस्त आयत। वो तो है। वो क्या है कि तुम्हारी मंजिल खोटी हो रही है। मैं खामोश हो गया। फिर सहमति में सिर हिलाता मैं वहाँ से रुखसत हुआ। गलियारे में मुझे क्रिश्चियन मेड कहीं दिखाई नहीं दी। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मैंने पाया वो वहाँ भी नहीं थी। मैं फ्लैट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। मैंने उसे खोलकर बिना उसके पार कदम रखे उसे जोर से बंद किया। भारी दरवाजे के चौखट से टकराने की आवाज़ सारे फ्लैट में गूंजी। मैं दबे पांव वापस लौटा। मैंने बेडरूम के बंद दरवाजे से कान लगाकर भीतर से आती कोई हार्ट सुनने की कोशिश की तो मुझे स्वाति की दबी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, स्वाति बोल रही हूँ। हाँ, वो आया था। नहीं, एकदम नहीं फंसा। आदर्श बघारने लगा, लेकिन फंसेगा। दिवाली मेरे साथ मनाने की हामी भरेगा तो फुल फिट हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भरेगा। अभी ज़रा अड़ी कर रहा है लेकिन भरेगा। अभी तो चला गया है लेकिन शाम तक फ़ोन करेगा। वो नहीं करेगा तो मैं करूँगी। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे शीशे में उतार कर रहूँगी। रात तक वो यूँ साथी स्वाति भज रहा होगा कि आशा का कोई ख्याल तक उसके जहन में बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे। मैं तत्काल दरवाजे पर से हट गया। ऐसे ही तो औरत को डेडलियर देन मेल नहीं कहा गया। रात को पूर्व निर्धारित वक्त से थोड़ा पहले मैं दरियागंज पहुंचा। वहां थोड़ी पूछताछ के बाद मैंने वो इमारत तलाश कर ली जिसकी तीसरी मंजिल पर सैफ अली सिंह का आवास था। नीचे इमारत के प्रवेश द्वार के करीब लेटर बॉक्स लगे हुए थे। उनमें से एक पर स्पष्ट अंकित था, सैफ अली सिंह, फ्लैट नंबर 9, 3rd फ्लोर। मैं इमारत में दाखिल हुआ और उन अंधेरी सीढ़ियों पर कदम रखता तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तो पाया कि वहां कदरन ज़्यादा रोशनी थी। वहां सीढ़ियों के दहाने के करीब एक ग्लोब में एक बल्ब छत से लटका हुआ था जो हवा में हौले से झूल रहा था और गलियारे को प्रकाशमान कर रहा था। उस फ्लोर पर उस घड़ी सन्नाटा था, लेकिन ऊपर कहीं से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ खुश खांसी की थी जो थमते ही फिर शुरू हो जाती थी। मैंने सीढ़ियों पर आगे कदम रखा। तीसरी मंजिल उस इमारत की सबसे ऊपरली मंजिल निकली। वहाँ की रोशनी में कोई नुक्स था जिसकी वजह से वहाँ इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने जब से माचिस निकालकर एक तीली सुलगाई तो कुछ देख पाने के काबिल हुआ। मैंने अपने आप को एक लंबे गलियारे में पाया जिसमें एक एक कदम रखता मैं आगे बढ़ा। रास्ते में माचिस की तीली बुझ गई तो मैंने नई सुलगा ली। खांसी की आवाज़ फिर आई तो मैंने अनुभव किया कि उसका साधन उसी गलियारे में कहीं था। उफ़ो, एक भुनभुनाती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अब बंद भी करो ये खौं खौं, 2 चम्मच मिक्सचर और पी लो। अभी तो पिया था। खांसती हुई जनाना आवाज़ आई, फिर पी लो। पीना नहीं था तो खड़े पैर क्यों केमिस्ट की दुकान तक दौड़ा दिया। अब मिक्सचर लेके आया हूँ तो अच्छा पीती हूँ। माचिस की रोशनी में मैं उस दरवाजे पर पहुँचा जिस पर 9 नंबर लिखा था। दरवाज़ा बंद था और साफ मालूम पड़ रहा था कि भीतर भी कोई रोशनी नहीं थी। मैंने नई तीली जलाई तो नोट किया और मंजिलों जैसा एक ग्लोब वहाँ भी गलियारे में 9 नंबर दरवाजे के सामने छत से लटका दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ग्लोब टूटा हुआ था और उसके भीतर से बल्ब गायब था। तब गलियारे में अंधेरे की वजह तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन फ्लैट में अंधेरा क्यों था? क्या माजरा था? क्या सैफ अली अभी चांसलर क्लब से नहीं लौटी थी, या उसका मेरे से मुलाकात का इरादा बदल गया था और वो फ्लैट को अंधेरे में डुबा छोड़कर कहीं खिसक गई थी? मैंने दरवाज़ा ट्राई किया। हैंडल घुमाने पर धक्का देते ही दरवाज़ा चरचराता सा खुलने लगा। मैं कान लगाकर कोई आहट लेने की कोशिश करने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे करीब, मेरे बहुत करीब कोई सांस ले रहा था। क्या सैफ अली फ्लैट के अंधेरे में कहीं छुपी बैठी थी? खामखा उसकी छुपने की नीयत होती तो उसने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा होता? तो कोई और? मैं फिर कान लगाकर सुनने लगा। कोई आवाज़ ना आई। ज़रूर वो मेरा वहम था। मैंने इंच इंच करके दरवाजे को पूरा खोलना शुरू किया। एकाएक मुझे अंधेरे में फिर किसी हरकत का एहसास हुआ। साथ ही एक हल्की सी घुटी सी आवाज़ भी आई।
इस बार मैं उसे अपना वहम कहकर ना बिसार सका। कमरे में यकीनन कोई था। मैं निहत्था था। क्या वो मेरे पर आक्रमण कर सकता था? क्यों भला? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन अगर वो कोई अनधिकृत व्यक्ति था, कोई चोर था, तो नहीं, चोर नहीं हो सकता था। चोर होता तो क्या वो मेरी आमद पर अभी वहीं बना रहता? मेरे ऊपर आक्रमण होना होता तो अब तक हो चुका होता और वो कब का वहां से खिसक चुका होता। फिर एक नई आवाज़ आई, एक दर्द भरी कराह की आवाज़, जैसे कोई बोलने में असमर्थ हो, चाहकर भी ना बोल पा रहा हो। मैंने माचिस की नई तिली जलाई और उसे अपने सिर से ऊपर उठाकर आंखें फाड़ फाड़ कर अपने सामने देखा। मुझे कमरे की परली दीवार के करीब फर्श पर लुढ़के पड़े एक मानव शरीर का आभास मिला। शरीर में हरकत हुई, फिर कुनमुनाने की आवाज़ हुई, फिर कुनमुनाने ने क्षीण, बेहद क्षीण शब्दों की सूरत अख्तियार कर ली। मुझे बचा लो, हे भगवान, कोई मुझे बचा लो। मैं लपक कर दीवार के करीब पहुंचा। वहां मुझे एक स्विच बोर्ड दिखाई दिया। मैंने उसके एक दो स्विच दबाए तो कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी फैल गई। मेरी चौंधियाती आंखों के फोकस में वो मानव शरीर आया। वो शेफाली थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और शून्य में कहीं टिकी हुई थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था और उस पर तीव्र पीड़ा के भाव थे। माथे पर पसीने की बूंदें चूं-चूं आई थी। उसका एक हाथ उसकी छाती पर और दूसरा जैसे फर्श को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। छाती पर पड़े हाथ की खुली उंगलियों में से छाती में बना तब भी खून उगलता सुराख साफ दिखाई दे रहा था और छाती से बहता खून नीचे फर्श तक पहुंचा हुआ था। मैं घुटने के बल उसके शरीर पर झुका। उसका फर्श को खनोसता हाथ उठा और मेरी बाह पर पड़ा। हाथ एकदम ठंडा था और उसने मेरी बाह को यूं जकड़ा था जैसे कभी न छोड़ने का इरादा हो। शेफाली, मैं व्यग्र भाव से बोला। क्या हुआ शेफाली? उसने बोलने की कोशिश की तो मुंह भी खून उगलने लगा। मुझे मालूम था, वो इतने क्षीण स्वर में बोली कि मैं बड़ी मुश्किल से उसे सुन पाया। तुम आओगे, शायद इसलिए अभी जिंदा हूं। शेफाली, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलने का इंतजाम करता हूं। आसपास फोन कहाँ है? मैं अभी कोई फायदा नहीं, मैं मर रही हूं। किसने किया ऐसा? अभी कौन आया था यहाँ? मैं नहीं बच सकती, मुझे मालूम था। जुबान खोलने का अंजाम बुरा बुरा। उसके नेत्र उलट गए। उसके हाथ की पकड़ मेरी बांह पर से छूट गई। अब मैं क्या कर सकता था सिवाय चुपचाप वहां से कूच कर जाने के। मैंने बिजली का स्विच ऑफ किया, उस पर से अपनी उंगलियों के निशान पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर हैंडल पर भी रुमाल फेरा और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। सुबह 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। हमेशा की तरह चमचम करती रजनी बाहरी कमरे में अपनी सीट पर मौजूद थी। बॉसेस कम, वो बोली। स्टार्ट दी वर्ल्ड। मैं उसके करीब पहुंचा। नक सिक तक मैंने उसे निहारा और फिर बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इस फिरोजी सूट में तो तू बहुत अच्छी लग रही है रजनी। बिल्कुल गलत। अरे सच में तू लप्पेबाजी जाने दीजिए। ये सूट तो मैं पहनती तब हूँ जबकि मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगना होता। क्यों भला? सोचिए, बॉयफ्रेंड को कैजुअल लीव दे दी होगी। कितना तीखा दिमाग पाया है आपने। पलक झपकते बात को समझ जाते हैं। ऐसे ही तो अपनी गली के टॉप जासूस नहीं हैं आप। गली के? चलिए मोहल्ले के सही, इलाके के सही। अच्छी लगने की तेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए है तो ऐसा ही। क्यों भला? क्योंकि कद्र उल्लू की उल्लू ही जानता है। मेरी हंसी छूट गई, वो भी हंसी। गुड, यूं ही हंसती मुस्कुराती रहा कर। अब आपका हुक्म है तो मौसम बहार करे सिजदा सुबह शाम तुझे, अलावा मुस्कुराने के ना रहे कोई काम तुझे। ये हिदायत आपकी मेरे लिए है और तो मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रजनी ने उसकी तरफ निगाह भी नहीं उठाई। फ़ोन क्यों नहीं सुनती? मैं घुड़क कर बोला। अरे, वो हैरानी जाहिर करती हुई बोली, अभी तो आपने मेरे लिए ये हिदायत जारी की है कि अलावा मुस्कुराने के ना रहे कोई काम मुझे। की है तो फ़ोन नहीं सुनेगी? कैसे सुनूंगी? मैं मुस्कुराने का अहम तरीन फुल टाइम काम नहीं कर रही। सत्यानाश हो प्लेनेट अर्थ का। दांत पीसते हुए मैंने फ़ोन कान से लगाया और बोला, हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आने की जगह मुझे डायल टोन सुनाई देने लगी। ज़रूर तेरा बॉयफ्रेंड होगा। मैं रिसीवर वापस पेडल पर पटकता हुआ बोला। कमीने ने मेरी आवाज़ सुनते ही लाइन काट दी। वो होंठ दबाकर हंसी। मुझे मालूम था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन हमारे बीच चुहलबाजी का वो बड़ा स्थापित विषय था। तू अपने आप को बहुत तीस मार खा। मैं बोला, बहुत बड़ी हस्ती समझने लगी है। मैं हूँ ही बहुत बड़ी हस्ती। वो रोब से बोली, छुट्टी करती है सरकार मेरे जन्मदिन पर। अच्छा, कब? 26 जनवरी को। मेरी फिर हंसी छूट गई। तो 26 जनवरी की छुट्टी सरकार तेरे जन्मदिन की वजह से करती है? और नहीं तो क्या। यकीन ना आए तो जाके पूछ लीजिए। किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। वो कहाँ मिलेंगे? उसने छत की ओर इशारा कर दिया।
ठहर जा कमबख्त, मुझे ऊपर भेजती है। वो हंसी। अब छोड़ वो वाहियात बातें, बहुत हंसी मजाक हो चुका। अब आ एक पप्पी आधी आधी कर लें। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, उसने अप्रत्याशित जवाब दिया। लेकिन क्या लेकिन? उसे एतराज़ होगा। उसे किसे? जो भीतर बैठी है। मैंने एक निगाह अपनी निजी कक्ष की ओर दौड़ाई और फिर बोला, भीतर बैठी है? कौन भीतर बैठी है? कोई बहन जी है, आकुल व्याकुल थी आपसे मिलने को, इसलिए मैंने भीतर बिठा दिया। भीतर बिठा दिया? ऑफिस में तो बिठाया ही जा सकता है, यहाँ कोई बेडरूम होता तो लिटा देती। है कौन? कोई नाम वाम पूछा? नहीं। तो फिर काहे की सेक्रेटरी है तू? मैं। उसने उठने का उपक्रम किया। अभी पूछ के आती हूँ। जाने दे, मैं देखता हूँ कौन है वो। मैं अपने कक्ष में दाखिल हुआ। हेलो, मैं अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर होता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वो जबरन मुस्कुराती हुई बोली। मिस्टर कोहली? दी सेम। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो आप बहुत कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप करना चाहेंगे या नहीं। मैंने आंख भरकर उसे देखा। वो उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि आकर्षक थी। उसका रख रखाव, उसकी सजधज, हर चीज़ इस बात की चुगली कर रही थी कि वो किसी रुतबे और रसूख वाले खानदान का रोशन चिराग थी। उसकी उम्र की बाबत मेरा अंदाज़ा 25 का था, अलबत्ता वो ज़्यादा भी हो सकती थी। नाम क्या बताया आपने अपना? मैं बोला, अभी नहीं बताया, अब बताती हूँ। मेरा नाम कमला शर्मा है। आप मेरे से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। अच्छा, कैसे? मैं ये भी जानती हूँ कि आजकल आप किस फिराक में हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए 2 लाख रुपए की पेशकश लेकर आई हूँ। अच्छा, बदले में मुझे क्या करना होगा? आपको दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना छोड़ना होगा और अपने काम से काम रखना होगा। मैं समझा नहीं। आपको कुछ अरसे के लिए इस शहर से किनारा करना होगा। जब तक आप लौट कर आएंगे तब तक उन लोगों के लिए आपका दर्द-ए-सर बनना ज़रूरी नहीं रह जाएगा जिनके पीछे कि आप खामखा पड़े हुए हैं। आई सी, मुझे खुशी है कि मेरी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या मतलब? कुछ नहीं। तो फिर क्या जवाब है आपका? पेमेंट कैसे होगी? कैश या चेक से? कैश, रकम में। उसने मेज पर अपने सामने पड़ा हैंडबैग एक उंगली से थपथपाया। साथ लेकर आई हूँ। क्या ज़रूरत थी? लेना देना तो वैसे ही हो जाता। वैसे कैसे हो जाता? कई तरीके हैं। मसलन आपकी जैकेट बहुत शानदार है, उतार कर उधर खूंटी पर टांग दे तो और भी शानदार लगेगी। स्कीवी जैकेट से भी ज़्यादा शानदार। मिस्टर कोहली? यस मैडम। डोंट ट्राई टू एक्ट फनी। आई एम डूइंग नथिंग ऑफ द काइंड मैम। आपने एक सवाल पूछा है जिसका कि मैं जवाब दे रहा हूँ। बेहुदा जवाब मुझे नहीं सुनना। आपकी मर्जी। तो फिर क्या जवाब है आपका? लेकिन आप तो जवाब सुनना नहीं चाहती। बेहुदा जवाब नहीं सुनना चाहती। मुझे अपनी ऑफ़र का जवाब चाहिए। क्या है आपकी ऑफ़र? ये कि सिर्फ 2 लाख रुपए में आप मुझे शहर बदर देखना चाहती हैं। यही समझ लीजिए। यहाँ मेरे बहुत चाहने वाले हैं, जिन्हें मैं चांद सूरज की तरह रोज़ दिखाई ना देता रहा तो उनके दिल टूट जाएंगे। 1-2 परिचेहरा दोसीजा रो रो के जान भी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं। इस लिहाज से रिश्वत कम है। रिश्वत? उजरत कम है। आप क्या चाहते हैं? मैंने अपनी चाहत बयान की तो आप फिर मेरे जवाब को बेहुदा करार देने लगेंगी। आप कहिए क्या चाहते हैं? बेखौफ कहूँ? हाँ, बेखौफ कहिए। आपके साथ सोना चाहता हूँ। मिस्टर कोहली? वो तड़प कर बोली, आज ही थोड़े ही कह रहा हूँ, मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जबकि आंधी तूफान का मौसम होगा, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ होगा और मेरे अलावा अपने करीब आपको कोई मादरजात नहीं दिखाई दे रहा होगा। बकवास बंद कीजिए। बात आपकी उजरत की हो रही थी। आप उजरत में इजाफा चाहते हैं तो साफ कहिए। मामूली इजाफा चाहता हूँ। क्या? 1 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। पागल हुए हैं आप? 20 लाख रुपए में तो सारे शहर के प्राइवेट डिटेक्टिवों को एंगेज किया जा सकता है। सारे हिंदुस्तान के प्राइवेट डिटेक्टिवों को एंगेज किया जा सकता होगा, जबकि उनका काम कत्ल का राज खोलना हो, ना कि उस पर पर्दा डालना हो। क्या समझी? लगता है मैंने यहाँ आके गलती की। मिस्टर कोहली, आप जैसे लोगों से निपटने के और भी तरीके होते हैं। आपसे आधी ऑफर देने वाला भी यही कहता था, लेकिन वो तो गैंगस्टर था, उसे और तरीके आते होना स्वाभाविक बात थी। आप जैसे चिकनी लड़की ने वो तरीके भला कहाँ से सीखे होंगे? मिस्टर कोहली, आप हैं ही बदतमीज़ या खास मेरे से ऐसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं? मैं हंसा। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और बोला, आप सिगरेट पिएंगी? ओह शट अप। मैं पीऊँ तो आपको कोई ऐतराज़? उसने भुनभुनाते हुए इनकार में सिर हिलाया। मैं एक सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गया। वो दूसरा शख्स कौन है? वो बोली, जिसने आपको मेरे जैसी ऑफ़र दी थी। वो गैंगस्टर? वही सही। कौन है वो? उसका नाम कमल शर्मा है। नाम से ऐसा नहीं लगता जैसे कि वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो।
आपका पिता या पिता का पिता? तौबा, आपसे तो बात करना गुनाह है। ऐसे ही पेश आते हैं आप अपने ऑफिस में आने वाले लोगों से? सबसे नहीं, सिर्फ उनसे जो अपना नाम फर्जी बनाते हैं और मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। रिश्वत से मुझे परहेज नहीं है देवी जी, लेकिन इस बार परहेज है और मेरी सेवाएं आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसलिए नमस्ते। जातिवाद दरवाज़ा बंद करती जाइएगा। उसके चेहरे का यूं रंग उड़ा जैसे मुंह पर तमाचा पड़ा हो। तो उसके मुंह से निकला, तुम जानते थे? हाँ, शुरू से। पहली निगाह में ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। जुड़वा भाई बहनों की सूरत में समानता अपनी चुगली अपने आप कर रही थी। तुम्हारा नाम कमला शर्मा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मयंक माथुर की जुड़वा बहन हो और सीमेंट किंग कहलाने वाले फिल्दी रिच बाप सूरजभान माथुर की बेटी हो। इसलिए समझती हो कि मेरे जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव तुम दर्जन में 13 के भाव से खरीद सकती हो। भाई की फिक्र तुम्हें यहाँ लाई है, जबकि ये तुम्हारे करने वाला काम नहीं था। तुम्हें अंदेशा है कि मैं मयंक माथुर को आशा भटनागर का कातिल साबित कर दिखाऊंगा, इसलिए तुम मेरी खामोशी की कीमत लगाने आई हो। लेकिन हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, हर चीज़ हमेशा बिकाऊ नहीं होती। अगर मयंक कातिल है तो उसे उसके किए की सज़ा मिलकर रहेगी। ये मेरा महान माथुर फैमिली से वादा है। वो कातिल नहीं है। मयंक ने उस लड़की का कत्ल नहीं किया। वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। उसने कसम खाकर वादा किया था कि वारदात की रात को वो आशा के फ्लैट के करीब भी नहीं फटका था। तो कहाँ था वो? उसे याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि वो एक बार में कुछ लोगों के साथ इतनी पी गया था कि उसे दीन दुनिया की खबर नहीं रही थी। फिर वो उन्हीं के साथ कहीं और चला गया था। कहीं और कहाँ? किसी ऐसी जगह जहाँ एक तरह की तफरीह में दूसरी तरह की तफरीह इजाफा कर सकती थी। असली लेडीज मैन है तुम्हारा भाई। एक आध औरत से मन नहीं भरता उसका। वो नहीं खराब, उसकी सोहबत खराब है। किन लोगों की सोहबत में था वो उस रात उसे मालूम नहीं। मेरी भवें उठी। वो बार में ही उससे मिला था। कोई पहले से वाकिफ नहीं थे वो लोग उससे। नशे में अजनबी भी मयंक को सगे वाले लगने लगते हैं, इसलिए उसने उनके साथ खाया पिया, मौज की और फिर सब भूल गया। कभी दोबारा उनमें से किसी से मिले तो पहचान लेगा? मुझे उम्मीद नहीं। फिर क्या फ़ायदा हुआ? कौन मानेगा कि आशा के कत्ल के वक्त वो कहीं और किन्हीं और लोगों के साथ था? मैं मानूंगी, मैं मानती हूँ। मयंक ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आज तक नहीं बोला होगा, लेकिन इस बार बोला है। क्या मतलब? तुम्हें मालूम होता कि पुलिस को उसने क्या बयान दिया है तो मतलब मेरे से ना पूछती। उसने पुलिस को जो बयान दिया है वो ये है कि उसने वो शाम अपनी माँ के साथ घर पर गुजारी थी और माँ ने इस बात की तस्दीक की है। अब अगर मयंक का उस शाम का कोई कथित बार ब्रदर पुलिस ने खोज निकाला तो गलत बयानी के लिए बेटे के साथ साथ माँ की भी फजीयत होगी। मम्मी नादान है, वो दबे स्वर में बोली। वो इन बातों को नहीं समझती। ऊपर से उन्हें मयंक के किसी बुरे अंजाम का अंदेशा सता रहा था, इसलिए मयंक की खातिर उन्होंने ऐसा बयान दिया। यानी कि तुम्हें उस बयान की खबर है? हाँ। फिर भी मुझे ये पुड़िया देने की कोशिश की कि वो बार में किन्हीं लोगों के साथ था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें पुलिस के दिए गए बयान की खबर थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने अगर मयंक की झूठी अलिबाई देने की कोशिश की है तो क्या इसका ये साफ मतलब नहीं कि वो भी उसे गुनहगार समझती है? नहीं, वो ऐसा नहीं समझती। ऐसा उन्होंने सावधानीवश किया। सावधानीवश ही सही, यानी कि उन्हें यकीन नहीं तो अंदेशा तो था कि मयंक आशा भटनागर का कातिल हो सकता था। अंदेशा तो शायद था, शायद नहीं यकीनन था। और अब मयंक ने फरार होकर उस अंदेशे को यकीन में बदल दिया है। फ्लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट, यू नो। वो खामोश रही। वैसे भागकर कहाँ गया होगा वो? किसी को नहीं मालूम। आज सुबह उसकी एक चिट्ठी आई थी, लेकिन उस पर भी उसका कोई पता वगैरह नहीं था। क्या लिखा था चिट्ठी में? यही कि वो बेगुनाह था। उसे खामखा फंसाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए फिलहाल कहीं खिसक जाने में ही उसे अपनी भलाई दिखाई दी थी। और उसने लिखा था कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता था या जब तक असली अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाता था तब तक वो घर नहीं लौटने वाला था। है कहाँ वो चिट्ठी? मेरे पास थी, लेकिन मैंने जला दी। क्यों? उसमें ऐसी ही हिदायत थी मयंक की। गलत किया तुमने। उस पर उसका मौजूदा पता ना होने के बावजूद वो चिट्ठी उसकी खोज में सहायता सिद्ध हो सकती थी। वो खामोश रही। चिट्ठी डाक से आई थी। उस पर डाकखाने का टिकट और मोहर थी। हाँ थी। मोहर पर भेजने वाले डाकखाने का नाम होता है, मुझे मालूम है, लेकिन वो ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा था, लेकिन ऐसी चीज़ों को पढ़ने के, ठीक से न छप पाए अक्षरों को उभारने के साइंटिफिक जरिए भी होते हैं। मुझे नहीं मालूम था। वो कल फरार हुआ, आज चिट्ठी आ गई। इसका मतलब है वो ज़रूर लोकल डिलीवरी होगी, क्योंकि किसी दूसरे शहर से आम चिट्ठी इतनी जल्दी नहीं आ सकती।
अब जरा सोच के बताओ कि वो दिल्ली में कहाँ छुपा हो सकता है। उसने कुछ क्षण सोचने का अभिनय किया और फिर इंकार में सिर हिलाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सोच रहा। कुछ सोचता तो मुझे बताती। हाँ जरूर। मुझे उसकी बात पर यकीन ना आया। मेरे सवाल पर दोबारा गौर करो, मैं बोला, और ये सोचकर उसका जवाब दो कि अगर मयंक आशा भटनागर का हत्यारा नहीं है तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो कहाँ छुपा हुआ है, क्यों छुपा हुआ है, कब तक छुपा रहना चाहता है या छुपा ही रहना चाहता है। उसने जवाब न दिया। तुम कहती हो तुम्हारा भाई तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हें उसकी बेगुनाही पर पूरा पूरा यकीन है। हाँ, और अगर मैंने साबित कर दिखाया कि वही गुनहगार है तो? उसने बेचैनी से पहलू बदला। तो क्या होगा तुम्हारे यकीन का? मैं रकम दुगनी करने को तैयार हूँ, तिगुनी करने को तैयार हूँ। मैंने अपलक उसे देखा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। किसी सयाने ने कहा है, मैं संजीदगी से बोला, और ठीक कहा है कि कानून मकड़ी के जाले की तरह होता है। उसमें कोई कमजोर मक्खी मच्छर भूंगा फंस जाए तो फंसा ही रहता है, लेकिन कोई बड़ा प्राणी फंस जाए तो जाल को ही तोड़ देता है। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव आए। बहरहाल तुम्हारी 6 लाख की पेशकश का मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने भाई के गुनाह या बेगुनाही से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे रंगीले भाई के हाथों एक नौजवान लड़की की जान चली जाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। तुम्हारा भाई खिलौने से खेलने वाला बबुआ है और खिलौने खेल खेल में टूट ही जाया करते हैं। मयंक भले ही कातिल हो, तुम्हारा मौजूदा 1 पॉइंट प्रोग्राम यह है कि वो कातिल साबित ना होने पाए, उसे अपने गुनाह की सजा ना मिलने पाए। कत्ल का क्या है, वो तो होते ही रहते हैं, और अदना इंसान लेसर मॉर्टल्स उसकी सजा पाते रहते हैं। अब कीड़े मकोड़ों के लिए मुकर्रर सजा रुतबे को, रसूख को, सीमेंट को तो नहीं दी जा सकती ना। उसके मुंह से बोलना फूटा। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैं तनिक आगे झुक कर बोला, दिल्ली शहर में मैं एक ऐसा 1 नंबर का हरामी आदमी मशहूर हूँ जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई ईमान नहीं, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। लिहाजा आम हालात में मैं ही सूरजभान माथुर के दुखते आलम को समझा रहा होता, सिखा पढ़ा रहा होता कि कैसे कानून को उल्लू बनाया जा सकता था, कैसे सुधीर कोहली दी ओनली वन गुनहगार को भी बेगुनाह साबित करके दिखा सकता था। लेकिन इस बार हालात आम नहीं। अफसोस है कि हालात आम नहीं। ये समझ लो कि इस बार इस गलत घड़ी की सुइयां वहां जाकर अटक गई हैं जहां की टाइम दुरुस्त है। सो देयर। मिस्टर कोहली, मुर्गा बांग न दे तो क्या सवेरा नहीं होता? तुम्हारे लिए नहीं होता, वरना तुम्हारे कदम यहाँ ना पड़े होते। यहाँ आकर ही तुम्हें पता लगा है कि तुम्हारे सवेरे के लिए ये मुर्गा मैंने एक अंगूठे से अपनी छाती ठकठकाई, बांग नहीं देने वाला। सवेरा करने वाली बांग के अलावा मुर्गे के और भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और क्या इस्तेमाल होता है? उसे भून के खाया जा सकता है। मैं हंसा। ये मुर्गा हजम नहीं होने वाला। मैडम, यू कैन नॉट कीप अ गुड मैन, आई मीन अ गुड चिकन, डाउन। गड़े मुर्दे उखाड़ने से बाज आ जाओ मिस्टर कोहली, इसी में तुम्हारी भलाई है। आशा भटनागर की मौत की जो कहानी खत्म हो चुकी उसे खत्म ही रहने दो। बदले में जो भी तुम्हारी फीस है उसे वसूलने की मैं तुम्हें खुली छूट देती हूँ। मैं तुम्हारा ये जवाब नहीं सुनना चाहती कि इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार हालात जुदा है। कोई हालात जुदा नहीं है। ये सब भाव बढ़ाने के पैंतरे हैं जो कि मुझे मंजूर है। अपना भाव बढ़ाओ और ऐश लूटो। ऐश जो कि तुम्हारी जिंदगी का अहम तरीन मिशन है, लूटो। जो कहना था कह चुकी। अभी एक और बात बाकी है मिस्टर कोहली। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेहुदा नाजायज जिद की वजह से अगर मेरे भाई का बाल भी बांका हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगी। मैं खा लूंगा। ताजमहल देखने के अलावा जो मेरी दूसरी तमन्ना है वो यही है कि मैं किसी हसीन के हाथों जन्नत नशीन हो। जहन्नुम रसीद, वो दांत पीसती हुई बोली, और फिर वो चंडिका का रूप धारण किए फर्श रौंदती वहां से रुखसत हुई। मैंने असह्य भाव से गर्दन हिलाई और फिर एक नया सिगरेट सुलगा लिया। मैं सोचने लगा, क्या मेरी जिद वाकई बेहुदा थी, नाजायज थी? क्या मुझे निशा भटनागर नाम की उस लड़की की फरियाद को नज़रअंदाज कर देना चाहिए था जो इंसाफ मांगती थी और इंसाफ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थी? एक लड़की की अस्मत को दागदार करके उसको अपनाने से इनकार करने वाले शख्स को, फिर अपने अजन्मे बच्चे का हक मांगती फरियाद को हमेशा के लिए खामोश कर देने वाले शख्स को क्या छुट्टा घूमना चाहिए था? क्या वो मगरूर फूलझड़ी सी लड़की जो अभी मेरे सामने से उठकर गई थी सच में ही मेरा कत्ल कर सकती थी? दबाव का कैसा चौतरफा बोलबाला था मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने से रोकने के लिए। पहले फ़ोन पर धमकी, फिर भोजराज की रिश्वत की ऑफर, फिर स्वाति वर्मा की अपनी खुद की, अपनी सोहबत से मेरी दिवाली को रंगीन और यादगार बनाने की ऑफर, और अब मिस माथुर की 2 लाख की ऑफर जो बढ़ाकर दुगनी की जा सकती थी, तिगुनी की जा सकती थी। रामपुर वासिनी मिस निशा भटनागर, एकाएक में दृढ़ स्वर में बोला, जहाँ भी हो
इस पंजाबी पुत्र का संकल्प गौर से सुने। इन प्रेजेंट केस आई विल स्टैंड बाई यू एंड ओनली यू, कम मनी और मेम साहब, कम हेल और हाई वाटर। तभी बीच का दरवाज़ा खुला और चौखट पर रजनी प्रकट हुई। क्या हुआ? वो सकपकाई सी बोली। कोई दौरा पड़ा? नहीं, मैं बोला। तो चिल्ला क्यों रहे थे? मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आवाज़ इतनी ऊंची हो गई थी कि बाहर सुनाई दे रही थी। बहरहाल खैरियत से है ना आप? कोई जानलेवा दौरा तो नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनकर जान में जान आ गई। मैं तो समझी थी कि गई मेरी नौकरी। काहे को? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट है ना सर, कोई तनख्वाह देने वाला होगा तो तनख्वाह मिलेगी ना। ठहर जा कमबख्त, हर वक्त तनख्वाह का रोना रोती रहती है। हर वक्त नहीं ना मुराद, अव्वल तो मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं और मरकर तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। फिर भी ऐसा कुछ हो गया तो तू निश्चिंत रह, मैं तेरा ऐसा इंतज़ाम करके जाऊंगा कि दुनिया रहे न रहे, तू और तेरी तनख्वाह सदा सलामत रहेगी। थैंक यू सर, वो इटलाकर बोली। मुझे ऐसी सर्विस पसंद है। अरे कमबख्त, मेरा काम तेरी सर्विस करना है। एम्प्लॉयर मैं हूँ कि तू? वो तो आप ही हैं, तभी तो नाखून पॉलिश करने का अपना इतना ज़रूरी काम छोड़कर आपको बताने आई हूँ कि आपका फ़ोन है। किसका? फ़ोन उठाइए, पता चल जाएगा। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो मिस्टर सुधीर कोहली। एक चपल स्त्री स्वर मेरे कान में पड़ा। स्पीकिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आई एम सेक्रेटरी टू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सूरजभान माथुर। मिस्टर कोहली साहब पूछ रहे हैं कि क्या आप उनसे मिलने के लिए हमारे कॉरपोरेट ऑफिस में आ सकते हैं। यानी कि सुधीर कोहली की फैन क्लब के मेंबरान में इजाफा होता ही जा रहा था। माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कॉरपोरेट ऑफिस बीकाजी कामा प्लेस की एक बहुखंडीय आलीशान इमारत में था। वहाँ हर कोई मेरी आमद से खबरदार निकला। रिसेप्शन से लेकर सीएमडी के प्राइवेट ऑफिस तक जहाँ कहीं भी मैंने अपना परिचय देने की कोशिश की, मुझे एक ही जवाब मिला, यस मिस्टर कोहली, वी वर एक्सपेक्टिंग यू, वेलकम, कम दिस वे। आधी दर्जन लोग और लुगाइयों में हस्तांतरित होता आखिरकार मैं सीएमडी सूरजभान माथुर के दरबार में पहुंचा। वो ऑफिस इतना बड़ा और इतना सजा हुआ था कि उसको दरबारी कहना मुनासिब था। दरबार में बादशाह की तरह ही सूरजभान माथुर शोभायमान था, जो कि सीमेंट किंग कहलाता था, लेकिन देखने में रेत का भुरभुरा बोरा लगता था। सीमेंट वाली या किंग वाली कोई बात उसके व्यक्तित्व में कहीं थी तो वह उसकी हीरे की कनी जैसी कठोर आंखों में थी। सर, मिस्टर कोहली हैज़ अराइव्ड, मेरे पीछे से उसकी सेक्रेटरी बोली। माथुर ने सहमति में सिर हिलाया और जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, आइए मिस्टर कोहली, वेलकम। वो शायद समझ रहा था कि मैं उसके रौब और जलाल से थर्राता, कॉर्निश बजाता उसके करीब पहुंचूंगा, लेकिन मैं सहज भाव से लंबे डग भरता उसके विशाल टेबल के करीब पहुंचा और उसने मुझे बैठने को कहने से पहले एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मैंने जेब से अपना सिगरेट का पैकेट निकाला और पूरी धुष्टता से एक सिगरेट सुलगाया। नेत्र सिकोड़े, होठों पर जबरन चिपकाई मुस्कुराहट लिए वो मुझे अपलक देखता रहा। मैं सुन रहा हूँ, मैं बोला। हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो संजीदगी से बोला। किस बात का? तुम्हारा धूमपान का ज़्यादा ज़रूरी काम ख़त्म होने का। ये तो चलता ही रहेगा, ये तो सांस लेने जैसा काम है। भला कोई सांस रोक कर किसी की बात सुनता है? सुनता है, हर कोई सुनता है। यहाँ जब हम बोलते हैं तो कायनात ठहर जाती है। फिर तो मुझे खुशी है कि मैं आपका मुलाजिम नहीं, आपका डीलर नहीं। अच्छा हुआ मैंने सीमेंट की एजेंसी ना ली, प्राइवेट डिटेक्टिव का धंधा अख्तियार किया। एनफ ऑफ दैट, वो तल्खी से बोला। मैं खामोश रहा। तुम जानते हो हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जानता हूँ, लेकिन आपकी ज़ुबानी सुनने को भी तैयार हूँ। जानते हो? उसने मुझे घूरा। जी हाँ। कैसे जानते हो? आपकी बेटी के बताए जानता हूँ। हमारी बेटी मंदाकिनी तुमसे मिली थी? जी हाँ, बस मिलके हटी थी जबकि आपका फ़ोन आया था। ओह आई सी। हमें नहीं मालूम था कि मंदाकिनी क्या चाहती थी। वो वही जो आप चाहते हैं। वो क्या चाहती थी? वो बेसब्रेपन से बोला। मेरी बोली लगाना चाहती थी। 2 लाख से 6 लाख तक पहुंच गई थी। आप कहाँ तक पहुंचेंगे? कहीं तक भी नहीं। जो चीज़ छीनी जा सकती हो, झपटी जा सकती हो, उसकी हम कीमत अदा नहीं करते। गोया झपट्टा मार हैं आप। उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे खुशी हुई। साफ जाहिर हो रहा था कि ऊपर से कितनी भी दिलेरी दिखाता, सीमेंट किंग अंदर से हिला हुआ था। अगर वो फिर बोला, तुम्हारा ऐसा रवैया था तो फिर यहाँ आना कबूल करने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ लीजिए कि आपकी इज्जत की। वैसे एक बात और भी है। क्या? आपकी बिटिया रानी से मुलाकात हुई तो 6 लाख रुपया हाथ से निकल गया। मैं देखना चाहता था कि इस बार कितनी बड़ी रकम हाथ से निकलती थी। यानी कि कबूल करते हो कि बिकाऊ हो? गलत नतीजा निकाला आपने। कहीं बगीचे से फूल तोड़ने पर 50 रुपए के जुर्माने का विधान हो, आप फूल न तोड़े
तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको 50 रुपये का मुनाफा हो गया है। वो कुछ क्षण खामोश रहा, जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि वो मेरे साथ कैसे पेश आए। फिर जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, काफ़ी दिलचस्प आदमी हो। आपकी इस राय से इत्तेफाक रखने वाले काफ़ी लोग मिल जाएंगे आपको दिल्ली शहर में और आसपास 40 कोस तक, और काफ़ी खुशफहम भी। चलिए ये भी सही। अब बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आपका बेटा है, आपको मालूम होना चाहिए। हमें क्या मालूम होना चाहिए या हमें क्या मालूम है वो हम तुमसे नहीं जानना चाहते। हमने तुमसे एक सीधा सवाल किया है, उसका सीधा जवाब दो। मुझे नहीं मालूम। आप यकीन करें या ना करें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना अंदाज़ा बता सकता हूँ। हम सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से उसे आपकी होने वाली, या शायद आपके बेटे की निगाह में आपकी होने वाली बहू स्वाति वर्मा ने कहीं छुपाया हुआ है। कहाँ? अपने घर में? अपने फ्रेंड्स कॉलोनी वाले फ्लैट में? वहाँ तो नहीं। तो फिर कहाँ? मुझे नहीं मालूम। वैसे इतने बड़े जासूस बनते हो? जासूस के पास कोई जादू का डंडा नहीं होता जिसे कि घुमाया और तमाम सूरत अहवाल जान लिया। यानी कि वो जहाँ कहीं भी है सेफ है, तुम्हारे से भी और पुलिस से भी। वो मूर्ख है। क्या? आई रिपीट, वो मूर्ख है। मैं नहीं जानता कि वो अपनी अकल से फरार हुआ है या किसी ने उसे ये बेहुदा अकल दी है, लेकिन उसका यूं फरार हो जाना और कहीं जा छुपना मूर्खता और गैर ज़रूरी है। पुलिस को उसकी तलाश नहीं, मैं उसका तलबगार तभी हूँ जबकि उसने कत्ल किया हो। अगर आशा भटनागर की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं तो यकीन जानिए मेरा भी उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरीके से और जिन हालात में वो एकाएक गायब हुआ है, वो अगर पब्लिसिटी पा गए तो यकीन जानिए तब पुलिस के भी वो कान खड़े हो जाएंगे जिन पर फिलहाल जूं भी नहीं रेंग रही। वो विचारपूर्ण स्वर में बोला। वो मेज ठकठकाता रहा और बीच बीच में पंक्चुएशन मार्क की तरह मुंह जड़ता रहा। मैंने खामोशी से नया सिगरेट सुलगा लिया। जानते हो, एकाएक वो बोला। क्या? मैं हड़बड़ाया सा बोला। हम तुमसे सहमत है। किस बात पर? इसी बात पर कि हमारा बेटा मूर्ख है। मूर्ख, गैर जिम्मेदार और अदूरदर्शी। एक व्यापारी जैसी अकल पाई होती तो पहले अपना नफा नुकसान सोचता और फिर कोई कदम उठाता। तब वो कदम वो ना होता जो कि उसने उठाया। वो हमारे पास आया होता, उसने अपनी दुश्वारी हमारे सामने बयान की होती तो हमने चुटकियों में उसका हल हाजिर कर दिया होता। और वो हल ये ना होता कि वो भगोड़ों की तरह कहीं जा छुपे, कहीं गायब हो जाए। उसने फरार होकर अपनी बेगुनाही पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है कि वो आज नहीं तो कल पुलिस को क्या सारे शहर को दिखाई देने लगेगा। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि उस लड़की ने आत्महत्या की थी। उसने मुझे इनकार में सिर हिलाते देखा तो बोला, लगता है तुम्हें हमारी बात से इत्तेफाक नहीं। तुम्हें और तुम्हारे कारोबार को कत्ल ही माफी आता मालूम पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं। मेरा कारोबार अपने क्लाइंट की खिदमत करना है। जो वो चाहता है वो उसे डिलीवर करना है। मौजूदा केस में वो इस बात की तस्दीक चाहता है कि आशा भटनागर कैसे मरी। अगर तस्दीक खुदकुशी की होती है तो अपने क्लाइंट की मेरी खुद की यही राय होगी कि वो कत्ल का राग अलापना बंद करे और ठंडे ठंडे अपने घर जाए। लेकिन अगर ये कत्ल का मामला है तो मेरा क्लाइंट नहीं चाहता कि पुलिस इसे ठंडे बस्ते के हवाले हुआ रहने दे। तब अपने क्लाइंट के लिए मेरी जो माकूल खिदमत होगी वो यही होगी कि मैं कातिल का पता लगाऊं और उसे एक्सपोज करूं, भले ही वो किसी धन कुबेर की औलाद हो या काला चोर हो। तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे मिजाज से लगता है कि तुम्हारा ज़ाती ख्याल फिर भी यही है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी। ये मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है। ये मेरा एतबार है, मेरा दावा है। साबित कर सकते हो अपने दावे को? अभी नहीं। मेरे लड़के को कातिल साबित कर सकते हो? वो भी अभी नहीं। बाद में कर लोगे? कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है वो बेगुनाह निकले। तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि वो गायब है। उसके गुनाह या उसकी बेगुनाही की तस्दीक की खातिर जब उससे कोई पूछताछ की नौबत आई तो वो कहीं खिसक गया। वो खिसक गया है, इसलिए मेरा शक दोबाला हो गया है। वो सतप्राण लड़की की जानकारी के दायरे में आता कोई दूसरा शख्स, मसलन आप ही, यूँ गायब हो जाता तो इस वक्त मेरे जो ख्यालात आपके फर्जंदे आलम के बारे में है वो उस दूसरे शख्स के बारे में होते हैं। मेरा काम जो कोई भी कातिल है उसको एक्सपोज करना है। मैं अपना काम करूँगा और करके रहूँगा। मैं ये साबित भले ही ना कर पाऊँ कि कातिल कौन है, लेकिन यूँ अगर मैं ये साबित कर पाया कि कातिल आपका बेटा नहीं है तो मुझे ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं होगा। यानी कि अब तुम हमें ये यकीन दिलाना चाहते हो कि तुम खास उसी के पीछे नहीं पड़े हुए हो। हकीकत तो यही है। यकीन करना या ना करना आपकी मर्जी पर मुनहसर है। कहने का मतलब है कि अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो रिश्वत से या जोर जबरदस्ती से या मुझे जान से मार देने की धमकी से, मेरा मुंह बंद करने की कोशिश से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। जान से मार देने वाली धमकी किसने दी? तो दोस्तों, ये था गड़े मुर्दे नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, पर उनमें से बहुत ही कम लोग वीडियोस को लाइक करते हैं और उससे भी कम सब्सक्राइब करते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, जिससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा ज़रूर बहुत कुछ बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब वीडियोस को आप लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए लाने का। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।